हेलो बच्चों, 10th क्लास का सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस साइंस में जो हम लोगों ने पढ़ा उसकी थ्योरी और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने के बाद अब हम लोग एमसीक्यूज़ लगाने जा रहे हैं साइंस एग्जाम्पलर बुक के। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं बोर्ड के लिहाज से भी, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फिजिकल चेंज। इन चारों में से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। तो कहा गया है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर्स, यानी कि अगर हम वाटर को गर्म करें और वाटर वेपर्स बने तो फिर तो ये फिजिकल चेंज होता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, आइस का पिघल कर जो है वाटर बनना, ये भी फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट का वाटर में डिज़ोल्व होना, डिसोल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग। ठीक है, तो जब सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो रहा होगा तो वो प्रोसेस वही फिजिकल चेंज है। अगर आप चाहें तो गर्म करके वापस से पानी को अलग कर देंगे और सॉल्ट आपको उसमें मिल जाएगा, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो वही फिजिकल चेंज में आएगी। एंड लास्ट है कम्बशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का कम्बशन करना। देखिए कम्बशन करते वक्त क्या करते हैं, हम किसी भी वस्तु को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन कराना इस कम्बशन, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। तो चारों में से फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, डी वाला नहीं है, क्योंकि डी वाला केमिकल चेंज है, ऊपर के तीनों फिजिकल चेंज है। तो पहले सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इस रिएक्शन को देखते हैं क्या है, अमोनिया NH3 कहते हैं अमोनिया को। अमोनिया को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है NO और वाटर बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हुआ क्या है कि अमोनिया ऑक्सीजन से कंबाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हुआ है। अब उन्होंने बोला है कि इन चारों में से कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आप इसको जो है कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहला लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अमोनिया जो है लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में वो NH3 है और उसका H चला गया है, उसकी जगह पर ऑक्सीजन जुड़ गया और NO बन गया है। तो अमोनिया NH3 है, उसका H हट के O जुड़ गया तो NO बन गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। सेकंड ऑप्शन है कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में जुड़ के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, बट यहाँ सिंगल प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं हुई। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। इसको आपको देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का एक जगह से दूसरी जगह एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुआ है क्या। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अमोनिया की हाइड्रोजन हट के ऑक्सीजन जुड़ गई है और ऑक्सीजन में जो है हाइड्रोजन जाके जुड़ गई और वाटर बन गया है। तो अमोनिया से बना NO, तो हाइड्रोजन हट के ऑक्सीजन जुड़ गया, तो अमोनिया का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना। जबकि ऑक्सीजन में क्या है, हाइड्रोजन जुड़ गया और वाटर बन गया है, तो ऑक्सीजन का हो गया रिडक्शन। तो इस प्रकार से दोनों ही चीज़ें हुई हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन आ गई है, तो रिडॉक्स रिएक्शन भी हो गई। फोर्थ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब भी कभी कोई एसिड या बेस के साथ रिएक्शन होती है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, तो दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिलहाल यहाँ ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर कौन कौन सा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो इस सवाल का क्या सही जवाब हो जाएगा, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो देखिए आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन हुई है। मैंने स्टीम क्यों बोला, क्योंकि वाटर गैसियस फॉर्म में है, ध्यान से अगर आप देखें तो आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन हुई है और जो है आयरन का ये ऑक्साइड बना है और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि आयरन मेटल इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो बिल्कुल सही है। लेफ्ट साइड में सिर्फ आयरन है, राइट साइड में आयरन का ऑक्साइड है। ठीक है, आयरन के 3 ऑक्साइड होते हैं, FeO फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और Fe3O4 होता है फेरस फेरिक ऑक्साइड। तो खैर यहाँ पर आयरन जो है अकेला है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में Fe3O4 है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया है, तो आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज, पहला जो स्टेटमेंट है वो सही हो गया। दूसरा लिखा है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वाटर क्या था, लेफ्ट साइड में H2O और राइट साइड में क्या रह गया, H2। तो वाटर की ऑक्सीजन चली गई ना, किसके पास चली गई, आयरन के पास चली गई, तो वाटर रिड्यूस हो गया, तो सही बात है ये। ठीक है, दूसरी बात भी सही हो गई। फिर लिखा है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आप देखिए वाटर की जो ऑक्सीजन है वो हट गई है और हाइड्रोजन बन गया है, और ऑक्सीजन गई कहाँ, वो आयरन के साथ जुड़ गई है, Fe3O4 बना है। तो यार वाटर की वजह से तो आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ ना, वाटर जो है उसकी ऑक्सीजन चली गई और किसके पास चली गई, आयरन के पास, तो आयरन का हो गया ऑक्सीडेशन किसकी वजह से, वाटर की वजह से, तो वाटर हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर इन्होंने बोला कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। और चौथा वाटर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सही है। तो सही कौन कौन सा हो गया, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो सही क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब, सी।
ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, इनमें से कौन एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक कौन? जिसमें हीट एनर्जी या एनर्जी रिलीज हो। रिएक्शन ऑफ वाटर विच क्विक लाइम, ठीक है, जब वाटर की रिएक्शन क्विक लाइम से होती है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में मिलाते हैं तो हीट एनर्जी निकलती है, तो ये सही है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये भी सही बात है, जब भी कभी हम किसी एसिड को पानी में मिलाते हैं या किसी वेस्ट को पानी में मिलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, हीट एनर्जी निकलती है। अभी जब आप एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर आपने अगर पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें ये बात आपको बताई जाएगी। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड यानी एसिड को पानी में मिलाया जाए, या डाइल्यूशन ऑफ बेस को पानी में मिलाया जाए, तो वहाँ पर भी हीट एनर्जी निकलती है, तो ये भी एक्सोथर्मिक हो गया। तो पहला ऑप्शन भी एक्सोथर्मिक, दूसरा ऑप्शन भी एक्सोथर्मिक। आगे पढ़ते एवेपोरेशन ऑफ वाटर। देखिए एवेपोरेशन ऑफ वाटर में क्या होता है, वाटर जो होता है सन की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और तब वेपोराइज हो जाता है, तो वहाँ पर तो एंडोथर्मिक हुआ, क्योंकि उस प्रोसेस में तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना, तब वाटर जो है बाष्प बन के उड़ रहा है, तो वो तो एंडोथर्मिक हो गया, तो वो नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि एक्सोथर्मिक पूछा है। नेक्स्ट कहा गया सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कपूर का सब्लिमेशन होना, तो वहाँ पर भी क्या होता है, कपूर को जब हम गर्म करते हैं तो वो वेपर बन के उड़ जाता है, तो वहाँ पर भी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, रिलीज तो नहीं होती ना। तो रिलीज किस में हो रही है, पहले और दूसरे में, तो पहला और दूसरा ऑप्शन कौन सा वाला में दिया गया है, ए वाले में, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। ओके, तो आई होप यहाँ तक सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, कहा गया 3 बीकर labeled as A, B and C each containing 25 मिलीलीटर ऑफ वाटर वर टेकन। 3 बीकर ले लिए गए, तीनों में 25-25 ml पानी है। A कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, A में NaOH है, कॉमा एनहाइड्रस CuSO4 एंड NaCl वर एडेड टू द बीकर्स ABC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो NaOH में हमने NaOH जो है A वाले बीकर में डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट B वाले बीकर में डाल दिया, और NaCl जो है C वाले बीकर में डाल दिया। It was observed that there was an increase in temperature of the solution contained in the beaker A and B। अच्छा ठीक है, A और B वाले बीकर में थोड़ा सा हीट एनर्जी आपको फील हुई, whereas in the case of beaker C, जबकि बीकर C में the temperature of solution falls, वो बीकर ठंडा हो गया। Which one of the following is correct? अब देखो हमने A वाले बीकर में जो था पानी था उसमें NaOH मिला दिया, ठीक है, B वाले में CuSO4 मिला दिया और C वाले में NaCl मिला दिया। तो उन्होंने कहा कि A और B बीकर में हमने देखा कि जब ये हमने डिसोल्यूशन करा तो वो गर्म हो गए, जबकि NaCl को पानी में मिलाया तो उसमें क्या करना पड़ा, स्टिर करना पड़ा। ठीक है, स्टिर तो तीनों में ही करना पड़ेगा, बट NaCl में जब स्टिर करेंगे तो वो घुल जाएगा पानी में और वो कंटेनर थोड़ा सा ठंडा हो गया, लिखा हुआ टेम्परेचर फॉल्स। तो क्या होगा, A और B वाले कैसे हो गए, एक्सोथर्मिक हो गए, A और B वाले एक्सोथर्मिक हो गए, और C वाला कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इन बीकर A एंड B एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैव अकर्ड। ठीक है, इन बीकर A एंड B एंडोथर्मिक, ये गलत है। तीसरा इन बीकर C एक्सोथर्मिक अकर्ड, ये भी गलत है। चौथा है इन बीकर C एंडोथर्मिक अकर्ड। ठीक है, A और B में एक्सोथर्मिक और C वाले में जो है एंडोथर्मिक हो गया, तो सही क्या हो जाएगा, A B एक्सोथर्मिक C एंडोथर्मिक। तो सही ये कौन सा हो जाएगा, पहला और चौथा वाला। तो पहला और चौथा किस ऑप्शन में है, C ऑप्शन में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified potassium permanganate solution। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखा हुआ परमैंगनेट, पूरा पोटेशियम परमैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का रहता है, तो वो फेरस सल्फेट में मिला दिया गया। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर्स। अच्छा, तो कलर जो है वो डिसअपियर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो कहा गया KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइज करता है FeSO4 को। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको NCERT के दौरान नहीं बताई गई होगी, क्योंकि NCERT में इस तरह की कोई एक्टिविटी थी नहीं। तो KMnO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जैसे ही KMnO4 को हम FeSO4 के एक्वा सोल्यूशन में मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि वो FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देगा, और इसका मतलब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है, इस वजह से उसका कलर फिर डिसअपियर हो जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ सही हो गया। ठीक है, और इसको हम टिक कर देंगे तो इसका सही जवाब ए हो गया। बाकी ऑप्शन को हमें यहाँ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, और इसको आप ध्यान रखेंगे, चाहे तो आप अपने नोट्स में भी मेंशन कर लेंगे। ठीक है, विच एमंग द फॉलोइंग आर इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो देखिए सबसे पहला PbCuCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो PbCl2 और Cu बन गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं। नेक्स्ट है Na2SO4 BaCl2, बना BaSO4 और ट्वाइस NaCl। ये तो आपने जो डबल डिस्प्लेसमेंट की 2 रिएक्शंस पढ़ी हैं उनमें से ही एक एग्जांपल है।
तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम बेरियम को हटा रहा है और बेरियम सोडियम को हटा रहा है, तो बेरियम जा रहा है SO4 के साथ, सोडियम जा रहा है क्लोराइड के साथ। तो बस सेकेंड वाली हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट। तीसरी वाली तो कॉम्बिनेशन दिख ही रही है आपको, और चौथी वाली जो है वहाँ पर क्या हुआ है, कंबशन हुआ है मीथेन का। ठीक है, तो खैर तो डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, दूसरी वाली। दूसरा किस ऑप्शन में, बी में है सिर्फ। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। ओके, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिगाट ट्रू। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर्म्स ए लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे। सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में रखते हैं लंबे समय तक, तो हमको पता है कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो सब्सटेंस होते हैं, अगर इनको सनलाइट में रखें तो सन की जो एनर्जी है सनलाइट की वजह से डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या हो जाती है, फोटोलिसिस हो जाती है, और फिर इनका कलर जो है ग्रे हो जाता है सिल्वर के फॉर्मेशन की वजह से। तो कलर क्यों चेंज हो जाता है, लिखा है ऑप्शन में, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। बिल्कुल सही है, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होकर क्या होता है, सिल्वर और Cl2 बन जाता है। आपने रिएक्शन पढ़ी है, AgCl चेंजिंग टू Ag प्लस Cl2। ठीक है, तो ये जो सिल्वर है वही ग्रे कलर का रहता है, और उस वजह से ग्रे कलर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है सब्लिमेशन की वजह से होता है, सब्लिमेशन की वजह से नहीं होता है। नेक्स्ट लिखा है डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, गलत लिखा है। नेक्स्ट लिखा ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये सारे गलत है। सही कौन सा, पहला, सिल्वर क्लोराइड का सनलाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो सही जवाब हो गया फर्स्ट वाला जो कि लिखा है ए में, तो सही ऑप्शन हो गया ए। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एकम्पनीड बाई लिबरेशन ऑफ हीट, और यहाँ पर हीट भी निकलती है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम। आपने रिएक्शन पढ़ी है। ठीक है, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म इट्स सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर बनना था। which among the following is are true about slaking of lime and the solution form। कहा गया इट इज़ एंडोथर्मिक, ये तो गलत है क्योंकि हीट निकलती है वहाँ पे। चूने को जब पानी में मिलाते हैं तो हीट निकलती है, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। नेक्स्ट है द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। रिजल्टिंग सॉल्यूशन की जो pH है वो 7 से ज़्यादा होगी। हाँ देखिए, अभी जब आप एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे, देन यू विल सी कि जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं उनकी pH 7 से ज़्यादा होती है, और जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं उनकी pH 7 से कम होती है। तो ये जो चूने का पानी है ये बेसिक होता है, इसकी pH 7 से ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन लेस देन 7, तो ये गलत है क्योंकि चूना जो है बेसिक सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड, पानी में जब मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि बेसिक सॉल्यूशन रहेगा, तो वो pH 7 से ज़्यादा होगी। और एक्सोथर्मिक होता है, ये हमको पता है, चूने को जब पानी में मिलाते हैं तो हीट एनर्जी निकलती है। ओके, तो सही जवाब हो गया दूसरा और तीसरा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिए गए, देखिए आप, बी वाले ऑप्शन में दिए गए, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। ओके, नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट अमोनियम क्लोराइड। जब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन अमोनियम सल्फेट से होती है, ठीक है, तो बेरियम सल्फेट बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो जाती है। ऑप्शन में है डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं होगा, फिर है प्रेसिपिटेशन, ये ठीक है, फिर है कॉम्बिनेशन, ये नहीं होगा, फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी ठीक है। ठीक है बच्चों, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला और फोर्थ वाला, जो कि कहाँ दिया गया, डी ऑप्शन में दिया गया, तो सही जवाब इसकी क्या हो जाएगी, डी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। तो हम जानते हैं कि वाटर जो है वो क्या है, H2O, इसमें क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रेशियो क्या है, 2:1। तो जब ये टूटेगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ जो रेशियो होगा प्रोड्यूस्ड जो गैसेस का, वो 2:1 होगा। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज 2:1। अच्छा, अगर उल्टा पूछ लिया जाए बोर्ड में, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ क्या रेशियो होगा, तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ जब पूछेंगे तो 1:2 होगा। फिलहाल यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड के साथ रेशियो पूछा तो 2:1 होगा। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला। ओके, चलिए एक सेकेंड मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिगार एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इनमें से कौन सी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। पहला लिखा है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप पानी के साथ मिलाकर डाइल्यूट करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक होता है। जब भी किसी एसिड को पानी में मिलाते हैं तो हीट एनर्जी निकलती है, या किसी बेस को पानी में मिलाते हैं तब भी हीट एनर्जी निकलती है, तो वो एक्सोथर्मिक होते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन तो गलत हो गया।
नेक्स्ट सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। देखिए जब आप किसी भी चीज़ को सब्लाइम करते हैं तो क्या होता है, जैसे कपूर है या ड्राई आइस है या कोई भी नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, आप क्या करते हैं, हीट एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी। जब हम गर्म करेंगे तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे और क्योंकि वो सब्लाइम है तो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चला जाएगा, तो हमें तो हीट एनर्जी देनी ही पड़ेगी ना, तो वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो ये सही है दूसरा वाला। फिर लिखा कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। देखिए वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन होना, जब भी कोई चीज़ को हम हीट करते हैं तो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है, और जब भी कभी भी किसी चीज़ के पार्टिकल्स पास पास आएंगे तो हीट एनर्जी निकलेगी, ऐसे समझ लीजिए आप। अगर हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो पार्टिकल्स उसके दूर दूर जाएंगे, ठीक है, जबकि कंडेंसेशन में पार्टिकल्स पास पास आते हैं, है ना, कोएलेस्ड टुगेदर पास पास हो जाते हैं, तो पार्टिकल्स जब पास पास आएंगे तो हीट एनर्जी निकलेगी। पर यहाँ तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स एंडोथर्मिक ऑप्शन में पूछा गया तो वो नहीं होगा। फिर कहा गया इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये होगा। अभी मैंने आपको पिछले किसी सवाल में समझाया भी था कि जब वाटर पर सन की रेज पड़ती है, सूरज की गर्मी पड़ती है, तो उस गर्मी को वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है हीट एनर्जी को, और वहाँ से फिर वो वेपोराइज होकर उड़ जाता है। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर ये भी एंडोथर्मिक हो गया। तो कौन सा एंडोथर्मिक हो गया, सेकेंड एंड फोर्थ। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा इसमें, डी वाला। एक सेकेंड, सही जवाब कौन सा हो जाएगा, डी वाला। पेन लेना है, ओके, डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड और एक्वस लेड नाइट्रेट के बीच रिएक्शन हो रही है, ठीक है। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग while performing the activity if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate। देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो किसके किसके बीच हो रही है, रिएक्टेंट्स लिख लेते हैं एक बार, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड इज KI, ओके। इसकी रिएक्शन हो रही है लेड नाइट्रेट के साथ। लेड नाइट्रेट इज व्हाट, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, एंड देन वी आर गेटिंग व्हाट, PbI2 लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। बैलेंस तो आप लोग कर ही लेंगे। तो ये जो आपका सब्सटेंस है PbI2 ये येलो कलर का PPT है। अब उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास लैब में लेड नाइट्रेट ना हो, ये लेड नाइट्रेट ना हो, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए। अब देखो तुम्हें लेड आयोडाइड अगर बनाना है तो लेड का कंपाउंड तो लेना ही पड़ेगा। अब उन्होंने ए ऑप्शन में लिखा लेड सल्फेट और साथ में लिखा इनसॉल्युबल, तो लेड सल्फेट तो खुद ही इनसॉल्युबल है, तो वो कैसे रिएक्ट कर पाएगा, वो तो सेटल डाउन हो जाएगा मिक्सचर में, तो ये तो हटाओ। फिर एक ऑप्शन है लेड एसीटेट, एक है अमोनियम नाइट्रेट, एक है पोटेशियम सल्फेट। अब अगर आपको लेड आयोडाइड बनाना है तो आई तो आपको मिल जाएगा पहले वाला रिएक्टेंट जो पोटेशियम आयोडाइड है उससे, पर लेड तो आपको चाहिए होगा, तो लेड नाइट्रेट अगर नहीं है तो फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, लेड एसीटेट यूज कर सकते हैं। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा, बी वाला। सही जवाब कौन सा हो जाएगा, बी वाला, ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 14th क्वेश्चन कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। इनमें से लॉन्ग टाइम तक आप ऑयल को स्टोर करना चाहते हैं तो कौन सी गैसेस फिल करेंगे। आपको रेंसिडिटी जब पढ़ाया गया होगा तो आपको बताया गया होगा एंटीऑक्सीडेंट्स गैसेस के बारे में, कि जिनको अगर आप फ्लश कर देते हैं, फिल कर देते हैं कंटेनर में या पैकेट में, तो वो ऑक्सीडेशन होने से बचाती हैं। कौन सी गैसेस इसमें से हैं, जरा फाइंड करिए कॉम्बिनेशन। हीलियम एंड नाइट्रोजन, ये जो गैसेस हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती हैं, तो ये आपकी सही हो जाएगी, जो कि रेंसिडिटी से बचाएंगी लंबे समय तक ऑयल्स और फैटी सब्सटेंसेस को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिएक्शन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी, ठीक है। तो कहा गया है कि इस रिएक्शन से ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। पहला लिखा है इट इज़ ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर, तो सही है बिल्कुल। ब्रेक डाउन हो रहा है सब्सटेंस और दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक सब्सटेंस टूटकर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो डिकम्पोजिशन हो रहा है, और हीट से हो रहा है, हीट एनर्जी हम दे रहे हैं तब हो रहा है, तो एंडोथर्मिक हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। फिर लिखा है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कहाँ हो रहा है, कॉम्बिनेशन में तो दो या दो से अधिक चीज़ें जुड़ के एक चीज़ बनती है, यहाँ तो एक चीज़ टूट के दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो पहला सही है दूसरा गलत है। फिर लिखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकम्पनीड बाई रिलीज ऑफ इट, ये गलत हो गया। डिकम्पोजिशन तो है बट रिलीज थोड़ी ना हो रही, हीट तो एब्जॉर्ब हो रही है तब रिएक्शन हो पा रही है। नेक्स्ट है इट इज़ ए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ये जब लाइट से डिकम्पोजिशन होता है तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं, तो ये तो हीट से हो रहा है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो सही जवाब क्या हो गया, सही जवाब इसका हो गया सिर्फ ए वाला, ओके। इसका सही जवाब हो गया ए वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व
केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन से में केमिकल रिएक्शन होगा? पहला है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर में गैस को स्टोर करना प्रेशर के साथ, तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना होगी। नेक्स्ट है लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, एयर को प्रेशर लगा के और कूल करके लिक्विफाई करना, जैसे किसी कंटेनर में एयर को हमने भर लिया, फिर ऊपर से प्रेशर लगाया और कूल किया तो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएगी, पर यहाँ पर भी कोई केमिकल चेंज थोड़ी ना हो रहा है, केमिकल प्रोसेस थोड़ी ना हो रही है। नेक्स्ट है कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन ओपन, अगर पेट्रोल को हम ओपन में रख देंगे चाइना डिश में तो वो सूरज की गर्मी उस पर पड़ेगी और वो इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा, पर ये फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, जब हम कॉपर को एयर की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे आपने एनसीईआरटी में जब पढ़ा होगा चैप्टर को तो आपको पढ़ाया गया होगा, कॉपर को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनता है, ये ब्लैक कलर का कॉपर सेकंड ऑक्साइड था आपको अगर याद हो, और ये रेडिश ब्राउन कॉपर था जो कि हीट होकर ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो ये केमिकल चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कौन सा केमिकल रिएक्शन किस में होगी, तो डी वाले में सिर्फ होगी, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल है 17th, कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। देखिए कहाँ पर सही स्टेट ऑफ सब्सटेंस है, कहा गया हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में मिलकर वाटर गैसेस फॉर्म में बनता है, ये गलत है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस होती है ना, तो बी वाले ऑप्शन में लिखा है कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन लिक्विड वाटर लिक्विड बनता है, ये गलत है। फिर तीसरे में लिखा है हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलकर वाटर लिक्विड बनता है, ये सही है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये कंबाइन करते हैं तो वाटर लिक्विड स्टेट में बना करता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे तो सही जवाब हो गया सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनमें कौन से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो अगर आप पहले देखेंगे तो ये तो डिकम्पोजिशन हो गई, ये नहीं हुई। दूसरी वाली में दो चीज़ें जुड़ के एक चीज़ बन रही तो कॉम्बिनेशन, तीसरी में भी दो चीज़ें जुड़ के एक चीज़ बन रही तो कॉम्बिनेशन, और चौथी वाली में जिंक जो है फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को, तो जिंक से, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो कॉम्बिनेशन कौन सी हुई, दूसरी तीसरी किस ऑप्शन में, अगर आप देखेंगे तो सेकंड एंड थर्ड लिखा डी में, तो सही जवाब हो जाएगा डी। ओके, तो आई होप आप सभी बच्चों को ये सारे सवाल जो फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस थे वो समझ में आ गए होंगे, और सभी लोग वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको इससे जो है बेनिफिट होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे, तो बोर्ड में आप जो है इन सवालों को आराम से कर पाएंगे, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे के सभी चैप्टर्स के हम MCQs करेंगे और मैथ्स के जो है MCQs क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, पर वो मैं जो है डायरेक्टली सॉल्विंग भी आपको वहाँ पर दिखाऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।